and wanna hate this. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't. तो आज हमारे साथ हैं अर्पित और विक्रम। पॉडकास्ट में हमारे साथ विक्रम भी सेकंड ईयर पास आउट हैं, अर्पित भी सेकंड ईयर पास आउट है। आज हम सबका रिजल्ट आया था। तो विक्रम, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि सीजी कितनी है आपकी? यही तो दिक्कत है, बात इसी बात पे आती है। कोई भी आता है बोलते सीजी कितना है, ये 10 हो या 4.5 हो या 6.5 हो, मैं तो उतना करता नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपका सीजी 7.5 से ऊपर है। हाँ, मेरी तो 7.5 से ऊपर ही है। बट कुछ बच्चे मैं इस बात से बहुत कंसर्न होते हैं कि सीजी कम रहेगा तो चाहिए या मैं ज्यादा। मेरा हिसाब से सीजी फर्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस आपको सीजी 7 के ऊपर है। अगर 7 के ऊपर आपका सीजी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट ओवरऑल कंपनी आपको ले जाएगी। बट आप मेरे हिसाब से आप 7.5 के ऊपर ही रखिए, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स होते हैं उसमें 7.5 की क्राइटेरिया होती है, तो इतना मैटर करता है। और जैसे हमारा JIT कॉलेज है, इसमें पता है आपको गूगल का जो ये आया था, कॉलेज में गूगल आया था, उनमें क्राइटेरिया था 6.2। तो आप इसको पता कर सकते हो कि सीजी मैटर नहीं करती है। हाँ, अगर आपको अच्छी आ रही है बहुत बढ़िया, बट सीजी के लिए है अपनी कोडिंग को दाव पे मत लगाओ, मैं ये बोलना चाहूंगा। सीजी तो अच्छी खासी है हमारी अभी तक, जो हर एक कंपनी के लिए एलिजिबल है, ऑलमोस्ट 95% कंपनी के लिए एलिजिबल है मेरी सीजी। मेरी भी सीजी ठीक है। जैसे मेरी स्टार्टिंग के सेमेस्टर में थोड़ी कम थी, उसके बाद अब ठीक ठाक हो गई है, जिससे मैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एलिजिबल हो जाऊंगा। और सीजी मुझे मैटर भी नहीं करती इतनी, क्योंकि एज एवरीबडी से दैट कोडिंग स्किल्स मैटर एंड आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन दैट, सो माय फोकस इज ऑन दैट, नॉट ऑन सीजी। अच्छा, आपने हमने पूछ लिया, हम आपके पूछना चाहते हैं, आपकी सीजी कितना आई है? पहले फर्स्ट सेम में तो बस यही था कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, तो मार्क्स आ रहे थे, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना तो मार्क्स आ रहे थे। अब क्या है कि जब थर्ड सेम आया, फोर्थ सेम आया, तो पता चला कि हाँ क्या एक्चुअली मैटर करता है इंडस्ट्री में। तो बस उसके हिसाब से ही बस मैं तो 8.5 से अब मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक कंपनी आती है 8.5, माइक्रोसॉफ्ट और JP मॉर्गन। बस बाकी कंपनियाँ तो उसके भी नीचे आती हैं। बस 2 कंपनियों के लिए इसलिए मैं कहता हूँ कि सब एलिजिबल हो तो 8.5 से ऊपर। बिल्कुल, 2 या 3 कंपनी है जिसकी क्राइटेरिया 8.5 के ऊपर रहती है। बाकी वो 3 कंपनी अगर छोड़ दो, मतलब 95 से ऊपर परसेंट सारी कंपनी 7.5 इज एनफ। कभी कभी 77 भी एनफ होता है ना। ये फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे एक सीनियर है, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगा, क्या पता उनका इंटरेस्ट ना हो। हम जो सोसाइटी में थे, वो हमारा सीनियर थे, हमारा डायरेक्टर भी थे उसमें। तो उनका सीजी उतनी अच्छी है नहीं, काइंड ऑफ मुझे जितना पता है 6 पॉइंट के नियर है। परंतु उनको अभी जो जॉब, उनको एक्चुअली एक इंटर्न मिला है इसी साल मतलब एंड सम से पहले एक जॉब मिला है। जॉब के मतलब इंटर्न मिला है, इंटर्न के साथ साथ उनको जॉब भी मिल गया है। और जब ऐसे वैसे जॉब नहीं है, उनको प्रोजेक्ट मैनेजर भी दिलाया गया है। तो इस समय ये पता चल रहा था कि हमारा कोडिंग स्किल मैटर करता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल किस तरह से है वो मैटर करता है। सीजी एक हद तक मैटर करती है अनटिल अनलेस आप कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह, तो वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया रहता है। उसके अलावा कॉलेज में उतनी ज्यादा मैटर करती नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ। और ये भी तो है, अगर आपकी कोडिंग स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है देन नो मैटर्स। एंड मैं मजाक मजाक में कहना चाहूँगा कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी को टारगेट करने के लिए 8.5 भी लाऊं और मेरी कोडिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, देन दैट डजंट मैटर कि मैं सीजी को ही मायने दे रहा हूँ जब मेरी हाँ बिल्कुल, कोडिंग स्किल्स घंटा अच्छी नहीं है। नहीं, आप पूरी तरीके से बोल सकते हो कोडिंग स्किल मैटर, सीजी डज नॉट मैटर। एटलीस्ट 7 और 6.5 ठीक है, और आपकी कोडिंग स्किल अगर अच्छी होगी कोई भी कंपनी आपको जग मार के ले लेगी। और सीजी तो सिर्फ कॉलेज लेवल पे ही काम आती है, बस पहला स्टेप होता है कि फिर इससे जब निकल जाते हो कॉलेज से तो फिर सीजी कोई पूछता ही नहीं। फिर तो ये पूछते हैं प्रीवियस कंपनी क्या थी और एक्चुअली में आप क्या क्या स्किल्स हैं। ये नहीं पूछेगा कॉलेज में कितने गर्लफ्रेंड्स थे, ये कोई और नहीं पूछेगा। पूछेगा कितने कमाते हो, सिमिलर टू लाइक दैट। आपके सीजी कोई नहीं पूछेगा कितना सीजी थे, कितना कमाते हो वो पूछेंगे। But it doesn't mean that you are not taking care of your CG. मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो बताओ तो 7 to 7.5 इज गुड एनफ। 7.5 इज बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से। JP जैसे कॉलेज में, बाकी कॉलेज का मुझे नहीं पता। जैसे VIT में मैंने सुना है कि टर्म एंड कंडीशन है, जेपी को ही JP पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, किसी और कॉलेज में नहीं बोल रहा हूँ। हर एक कॉलेज की डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो। क्योंकि JP कॉलेज इतना अच्छा है कि नोएडा में लगभग सारी कंपनी हमारे कॉलेज की तरफ आ जाती हैं भूलती नहीं है हमारा एड्रेस VIT में तो क्या होता है, कट ऑफ रख देते हैं 9 से नीचे वाले, सॉरी, बहुत कंपनियों के लिए, फिर 8 फिर 7 ऐसे ही झटता रहता है। क्योंकि वहाँ पे बच्चे की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, 7,000 बच्चे टोटल हैं सारी ब्रांचेस मिला के VIT में।
कैंपस भी 150 बड़ा है, तो 7,000 बच्चे, इसलिए NRF रैंकिंग भी उसकी 9 है। सब चीज़ मैटर की वजह से। JP हो गया, बेनेट हो गया, JL बजाज हो गया और थापर साइड हो गए। तो इन सब में से कौन सा कॉलेज चूज़ करे? अगर उसके बच्चे की 96 परसेंटाइल है और 96 परसेंटेज है, क्योंकि JP में यही CSE कट ऑफ रहती है जनरली बच्चों की, तो बच्चे को इनमें से मतलब कि आपको क्या लगता है, आप JP में आना सही डिसीजन था, या फिर अगर VIT में या फिर थापर में चले जाते तो बेटर होता? मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन नहीं था, जेबी सही था। वीआईटी साउथ में है, जो एक कैंपस में साउथ में रहता हूँ, तो मेरे हिसाब से अगर मैं पैकेज के हिसाब से कंपेयर मैं दो के हिसाब से कंपेयर करना चाहूंगा, एक तो पैकेज और दूसरा अपॉर्चुनिटी। तो पैकेज तो हमारा जेपी का बहुत अच्छा है कंपेयर टू ऑल दिस, मतलब इस लेवल में कॉलेजेस है उसके हिसाब से हमारा कॉलेज में बहुत अच्छा ये है। सीएससी के मेन खास करके और अच्छा है सीएससी का। अब अगर ओवरऑल पैकेज देखो तो थोड़ा नीचे जाता है, बट सीएससी का और ऊपर चल जाता है। तो हम सीएससी से है तो इसमें तो बहुत अच्छा है। और एक दूसरा मैं बताऊंगा अपॉर्चुनिटी। आप दिल्ली एनसीआर में हो, तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई और करिकुलम एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड है, जैसे एमवीएन हो गया, कुछ डिबेटिंग सोसाइटी हो गया, एनएसएस हो गया, मतलब बहुत सारे जो हब्स होते हैं, आप किसी में अगर एक्स्ट्रा आपके अंदर गुण है तो उसको अगर हम एक्सप्लोर करना चाहते हो लाइफ में, तो ये भी बेस्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको ये देता है, लीनियरिटी देता है कि आप दूसरे में पार्टिसिपेट करो। और हमारा एरिया भी इतना अच्छा है कि हमारा कॉलेज के बाहर ही मेट्रो स्टेशन है, आप दिल्ली में कहीं भी जा सकते हो, नोएडा में कहीं भी जा सकते हो। डीयू में इतने सारे एम्यूएंस होते हैं, जितने सारे कंपटीशन होते हैं, आप कहीं भी कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक आजादी है आपके लिए, आपको खुद को एक्सप्लोर करने का एक मौका है यहाँ पर आने से, ये मैं कहना चाहूंगा। तो मेरा सबसे दो से सबसे अच्छा एक प्लेसमेंट और एक अपॉर्चुनिटी। बाकी तो थोड़ा बहुत ऊपर जैसे कैंपस थोड़ा छोटा मान सकते हो आप, बट वो सब नेगलेक्ट किया जा सकता है मेरे हिसाब से। टेस्ट वगैरह? फेस्ट तो उतना अच्छा है नहीं, मतलब ठीक ठाक है, एवरेज लेवल का, एवरेज से थोड़ा कम बोल सकते हो, क्योंकि बाहर के लोग अलाउड होते नहीं है, अंदर जो है उतना अच्छा होता नहीं है। तो मैं फेस्ट को देख के आया भी नहीं था उतना, मैं कंपेयर बताता हूँ तो मैं जो दो चीज देख के आया था वो अच्छा था, फेस्ट वगैरह ठीक है। हाँ, आपको एक चीज यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कि एग्जाम बहुत ज्यादा होते हैं। T1 T2 T3 तीन होते हैं, एक सेमेस्टर में तीन एग्जाम होते हैं। और उसके साथ साथ लैब्स भी होते हैं, लैब्स के एग्जाम भी होते हैं, तो हर हफ्ते में होते हैं। तो एक काइंड ऑफ अगर आपका एक पूरा मतलब 6 महीना और 5 महीना जो कोर्स पीरियड है, उसमें बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं। तो आपको ये शायद थोड़ा अलग लग सकता है, ये प्रॉब्लमेटिक सीन है, बाकी तो नहीं, जेपी मेरा लास्ट ऑप्शन था ऐसे। उससे पहले एलिमिनेटी था, बट ड्यू टू सम किसी कारण की वजह से वो नहीं हो पाया। और पर जितना मैंने जेपी के बारे में देखा था जब मैं आया था, तो अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे थे, अच्छा एवरेज पैकेज आ रहा था। और अब थोड़ा कम हो गया उसके मुताबिक, पर अभी भी अच्छा है, बाकी कॉलेजेस से अपन देखते हैं। और पर मैंने बहुत सारे कॉलेजेस भी देखे थे, जैसे एसआरएम हो गया, वीआईटी हो गया, और मणिपाल में भी मेरा इंटरेस्ट गया था क्योंकि अच्छी कॉलेज है और यहाँ हमारे जयपुर में ही है। परंतु उसका एवरेज पैकेज और ड्यू टू सम reasons like smoking, drinking, alcoholic reasons, I avoid that. And SRM and BIT was more far away from my home, that's why I avoid them. एंड दिल्ली एनसीआर में इसलिए जाना अच्छा लगा क्योंकि एक तो वो मेरे घर से पास में है कंपेरेटिवली टू साउथ। एंड वहाँ पे जैसे कंपनीज भी अच्छी खासी आ जाती है, एलुमनाइटी अच्छी कॉलेज है पर आउटस्कर्ट्स में है, उसमें अच्छी टॉप कंपनीज आती है, पर उसके अलावा चांसेस बहुत कम रहते हैं कि दूसरी कंपनीज आती है, क्योंकि मैंने उसका वो प्लेसमेंट देखा था उसका। अच्छा, आई डोंट नो दैट मच, बट हाईएस्ट पैकेज भी 50 लाख के करीब ही जा रहा था। पर उसका कोडिंग अच्छी थी, कोडिंग कल्चर अच्छा था उसके अंदर, इसलिए से फिर मैंने जेआईटी चुना। उसके अंदर वो कोडिंग भी अच्छी होती है और हेक्टिक शेड्यूल रहता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है मेरी तरफ से, क्योंकि हमें जैसे दूसरी जो चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। और हम जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फेस्ट के अंदर परफॉर्म करके भी अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, पर जेआईटी के अंदर फेस्ट ही बहुत छोटे लेवल पे होते हैं। इसलिए थोड़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी है जेआईटी के, और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे अच्छा ठीक ठाक प्लेसमेंट, नॉट दैट मच अच्छा। एंड यहाँ पे बहुत सारे अच्छे बच्चे भी आते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मेरा खुद के एग्जांपल देखो, मैं इतना अच्छा नहीं था कुछ कोडिंग के अंदर, पर उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया
कि मैं आज ठीक ठाक लेवल। मैं अर्पित के इस पॉइंट से एग्री करता हूँ और इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। कॉलेज में जब अब आते हो ना तो एक चीज बहुत मैटर करता है आपको। आपको अगर फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं है तो आप अच्छे नहीं बनोगे, गारंटी है, मेरे से लिखवा ले लो, डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। फ्रेंड सर्किल बहुत मैटर करता है। जैसे हम भी है ना, मेरा कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, लिटरली बताओ तो मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आता था जब मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि हमारा यहाँ पर, मैं तेलंगाना में हूँ तो यहाँ पर कोडिंग कल्चर बिल्कुल नहीं, कोई सिखाते नहीं है। कॉलेज में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि बहुत सारे सीबीएसई के बच्चे थे, आईसीएसई के बच्चे थे, तो उनको कोडिंग बहुत अच्छे से आता। मुझे आता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था क्या है, परंतु मेरे फ्रेंड इस तरह से अच्छा था ना, तो उन लोगों ने इतना अच्छा हेल्प किया। उनके अंदर मैच्योरिटी इतनी है, पढ़ाई मतलब पढ़ाई की पढ़ाई पढ़ाई में इतना अच्छा करते हैं, कोडिंग कल्चर भी अच्छा है हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर। बाकी का मैं बोल नहीं चाहूंगा। तो ये फ्रेंड सर्कल की वजह से हम अगर इस लेवल पे थे ना, तो वो लेवल धीरे धीरे इतना हो गया सिर्फ फ्रेंड सर्कल की वजह से। ये गैप है, तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल खराब है तो इस लेवल से आप इस लेवल में आने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो लेवल मैटर करता है आपका सर्कल से। तो सर्कल अच्छे से जब भी कॉलेज में आओगे आप, आपको फ्रेंड सर्कल बहुत वाइसली चॉइस कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा। जो लोगों के दिमाग में रहता है बिगड़ी हुई पर्सनैलिटी होगी, नोएडा में है और जेपी में फीस ज़्यादा है, तो लोगों को ये लगता है। तो थापर और जेपी में इसलिए कंपैरिजन चलता रहता है कि कौन सा ज़्यादा सेफ है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, मतलब पेरेंट्स ज़्यादा सोचते हैं। पर जेपी बहुत बेटर है थापर से इस मामले में, अल्कोहल वगैरह के मामले में जेपी बहुत बेटर है। थापर में थोड़ा मैंने सुना भी है कि ड्रग्स वगैरह चलता रहता है, बहुत कुछ सुना है। आई एम नॉट कंफर्म बट सुना बहुत कुछ है। बट जेपी में इतना अच्छा ये नहीं है, कल्चर थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्शन है। बिल्कुल नहीं है ये नहीं कहूंगा, आपको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा। आपने कहा कि बच्चे कैसे हैं, वैरायटी डाइवर्सिटी किस तरीके। डाइवर्सिटी मैंने देखा है जनरली दिल्ली एनसीआर और जो नॉर्थन स्टेट्स के हैं वो 90% लोग यही के हैं नॉर्थन स्टेट्स में। साउथ या फिर नॉर्थ ईस्ट वगैरह ऑलमोस्ट 10% आप पकड़ सकते हो, या 5 to 10% के बीच में क्या हो गया। आप बोल रहे हो कि अमीर कल्चर के अमीर लोगों के बच्चे आते हैं तो क्या बिगड़े हुए होते नोएडा है। ये काफी हद तक सही है और काफी हद तक सही नहीं भी है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ मेरे मतलब फ्रेंड्स भी है, मतलब फ्रेंड मतलब क्लासमेट्स है, जिनको मैंने देखा है कि हाँ घूमते रहते हैं, मतलब इन द सेंस पार्टी करते हैं, पब जाते हैं। जरूरी नहीं कि सब जाए, ये आप मैं बोल सकता हूँ कि 10 to 20% बच्चे ऐसे हैं जो इस कल्चर में है, पब जाना वगैरह वगैरह। अल्कोहल वगैरह की बात अगर कर रहे हो तो बोल सकते हो 30% ऐसे आसपास है, बट सब नहीं है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके फ्रेंड सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका फ्रेंड रोज बोल रहा है चल यार आज पी लेते हैं, चल यार थोड़ा ये कर लेते हैं, चलो यार, तो ये और ये बोल रहा है तो आपको धीरे 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 मोटिवेट करेगा। और अगर फ्रेंड सर्कल सही है ना तो आप भी बिगड़ोगे नहीं, और आपके अंदर वो होनी चाहिए ना गट कि यार मैं जो हूँ सो हूँ, मैं नहीं बदलूंगा चाहे कोई और बदल दे मुझे। अगर ये अंदर आप क्वालिटी सबके अंदर है तो बदल नहीं पाएंगे लोग। और हॉस्टल वगैरह में नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर बोल सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे हॉस्टल वगैरह। एक कैटल लेके जाना भी अगर पकड़े जाओ तो 2000 का फाइन दे देता है। तो इससे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, तो आप थोड़ा सेफ फील कर सकते हो। पर अगर फ्रेंड सर्कल बुरे है तो आप शायद बिगड़ भी जाओगे, तो आपको और मैटर करता है। अल्कोहल वगैरह का। जैसे जैसे मिस्त्री भाई ने बोला कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जैसे नेबरिंग वो होते हैं ना, दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स के हैं, जैसे देहरादून, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान इधर से आते हैं, और मध्य प्रदेश भी हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपका जैसे रईस बच्चे हैं, वो अमीर बच्चे आते हैं, वो क्या बिगड़े हुए होते हैं क्या? ये थोड़े चांसेस में होता है, परंतु मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा आते हैं। और है ना, वो जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं वो सिंसियर होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके मम्मी पापा बहुत मेहनत से उनका पैसा लगा रहे हैं, इसलिए वो गलत शौक में जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। परंतु जो मेरे बच्चे होते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसलिए जिनको करना होता है वो करते हैं, जिनको नहीं करना होता वो नहीं करते। और विक्रम, जैसे तुम्हारे यहाँ साउथ में अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, वीआईटी हो गया, एसएनयू हो गया, शिवनाडर हो गया, एसआरएम चेन्नई हो गया, तो वो छोड़ के इतनी दूर जेपी आना, ऐसा क्या रीज़न था इसका? क्योंकि साउथ के बच्चे पूछते हैं बहुत कम, मतलब जेपी में साउथ के मुश्किल से 2 से 3% लोग होंगे मेरे ख्याल से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं दो चीज देख रहा था कोई भी कॉलेज में, एक तो प्लेसमेंट और एक अपॉर्चुनिटी। मैं अपॉर्चुनिटी स्टिक बहुत हूँ कि मुझे अपने दायरे में रहना पसंद नहीं है, मैं बाहर को एक्सप्लोर करता हूँ। एक्सप्लोर इन द सेंस गलत डायरेक्शन नहीं, अपना खुद का जो पोटेंशियल है, क्या किस फील्ड में पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर जेपी में मैंने देखा था कि बहुत सारे हब्स वगैरह है जिसमें अच्छे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और
बाहर के लोग, मतलब इन द सेंस आप बोल सकते हो कि बाहर जा जा के पार्टिसिपेट कर सकते हो, डीयू में जाकर पार्टिसिपेट कर। मैंने एक आईजीडीटीयू में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पर मैं फोर्थ पोजीशन आया था। तो मुझे देखा है कि हाँ, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर एक इस तरह से एरिया है कि हमारा बाहर जा सकते हो। बट आप ना साउथ में देखोगे ना, तो मैंने बहुत सारे कॉलेज का इंक्वायरी किया है, तो यहाँ पर एक कल्चर नहीं है। हाउस वगैरह ना बहुत नेग्लिजिबल कल्चर का है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल है, और उतना प्रमोट नहीं किया जाता है जितना नॉर्थ में किया जाता है। इस वजह से प्लेसमेंट तो है ही, प्लेसमेंट मतलब मुझे जो जो कॉलेज मिल रहा था, वीआईटी भी मिल रहा था, असरम में मिल रहा था, बट उस कॉलेज से बेटर प्लेसमेंट मुझे यहाँ लगा। और वीआईटी वगैरह में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स रेशियो, 6,000 7,000 इतना स्टूडेंट्स है। वो जो स्टूडेंट रेशियो है ना बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। बट मैडम हमारा जेआईटी में इतना नहीं है, और इसके वजह से प्लेसमेंट भी अच्छा है, और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल रहा था मुझे। तो इस वजह से आया। और एक चीज बहुत लोग बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होगा साउथ वालों में, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। इस बात को मैं अप्री करता हूँ। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता ना, मैं शायद अनऑफिशियल क्लास लीडर हूँ अपने क्लास, सीआर हूँ अनऑफिशियल, बट ऑफिशियल कुछ होता नहीं है। तो इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको नीचा दिखाया जाएगा कि आप साउथ से हो तो नहीं नहीं आप कुछ बोल नहीं पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, आपको लैंग्वेज के ऊपर ये किया जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत प्रमोट किया जाता है, हर एक टीचर सपोर्टिव है यहाँ पर। साउथ नॉर्थ ऐसा वो सब सिर्फ बहम है, कुछ है नहीं। आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप अच्छे से रह सकते हो यार। लेकिन जैसे तुम्हें तो हिंदी बोलनी आती थी, बाकी बच्चों को साउथ की ज़रूरत थोड़ी हिंदी बोलनी आती हो। हाँ, हिंदी का एक मामला कि मुझे पहले से थोड़ा बहुत हिंदी आती थी, बट जरूरी नहीं है कि हिंदी की वजह से आप डिस्क्रिमिनेशन भी करो। कुछ कुछ पहले थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लेक्चर्स वगैरह जो है ना, मोस्टली हमारा 80% हिंदी हिंदी में होता है। तो ये तो ठीक है, 80% हिंदी में होता है, तो आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको हिंदी प्रॉपर नहीं आता है, तो उन लोग भी यहाँ पर आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, कुछ लोग आंध्र प्रदेश से भी आए हैं, बट उनको कंफर्टेबल धीरे, मतलब 1-2 महीने डिस्कम्फर्ट फील होगा कि आपको प्रॉपर हिंदी नहीं आती है, बट धीरे धीरे ना आप सीख जाओगे उस चीज को। अगर आप इस अगर लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है कि आप सीखना नहीं चाहते हो, तो अलग बात है। अगर सीखना चाहते हो तो 1-2 महीने में आप आराम से सीख जाओगे, एटलीस्ट समझ पाओगे, धीरे धीरे आप बोल भी पाओगे, लैंग्वेज बैरियर होगा नहीं। और मुझे लगता है हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है नहीं, बट ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ही है। आपको हिंदी सीख लोगे तो बहुत जगह काम आ सकती है ओवरऑल इंडिया में। बस तो इसलिए तो सीख जाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन भी नहीं होगा। ठीक है। तो अर्पित और विक्रम की क्वेश्चन है फिर से कि जैसे कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेम में आ गया जीपी में, तो उसे किस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर चलना चाहिए? मतलब फर्स्ट सेकंड सेम में अपनी सीजी ऐसी मेंटेन कर दो कि बाकी सेम में वो कोडिंग पे ध्यान दे पाए, या फिर मतलब दोनों साथ में कैसे लेके चलें? अ, इस बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर आए हो थोड़ी स्कोरिंग होता है, बट हेडेक भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। बट अगर आप फर्स्ट सेम से कोडिंग पर ध्यान दे रहे हो ना, तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया फर्स्ट सेमेस्टर में कोडिंग में। हम नहीं दिए थे, हम थोड़ा इंजॉयमेंट में थे कि यार यार थोड़ा हाउस वगैरह ज्वाइन कर लेते वगैरह। बट हमें लगा कि ये बाद में रियलाइज हुआ कि ये गलत डिसीजन था हमारा। हमें कोडिंग में बिगिनिंग से फोकस करना चाहिए था। धीरे धीरे हमने फोकस किया है। तो फिजी ठीक ठाक लाओ चलेगा उतना, मतलब अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है। थोड़ा अगर 2 दिन एक्स्ट्रा दे के अगर अच्छी फिजी आ रहा है तो आ, बाकी जो थर्ड फोर्थ ईयर होगा तो उसमें आपको इजी होगा, ताकि उतना बर्डन नहीं गिरेगा फिजी के ऊपर। बट अगर आप कोडिंग में थोड़ा ध्यान दोगे ना, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। किस तरीके से, एटलीस्ट मैं बोलना चाहूंगा, अगर डेली आप एटलीस्ट लीड कोड या किसी के एक क्वेश्चन भी करते हो ना, तो 365 डेज हो गया, 1 साल। सेकंड 365 डेज हो गया, मतलब ओवरऑल 700 से ज्यादा क्वेश्चन 2 साल में आप कर लोगे। अगर डेली एक भी क्वेश्चन कर रहे हो, एटलीस्ट एक, मैं बोल रहा हूँ। और ये नॉन स्टॉप होना चाहिए कि मैं करूंगा ही करूंगा, एग्जाम आ रहा है तो भी करूंगा। अगर ये रहा, ये हमें नहीं था, मैं ऐसे नहीं कि ज्ञान दे रहा हूं ज्यादा, बट अगर ये हमने सीनियर से देखा है, अपने दोस्तों से देखा है, कुछ लोग करते हैं, तो अगर इस टाइप का हमारे अंदर वो गट हुआ ना कि हम एटलीस्ट एक क्वेश्चन करेंगे हर दिन में, और सीजी मतलब क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लेंगे, तो मुझे लगता है कि सीजी भी मेंटेन हो जाएगी, और हमारा जो कोडिंग का वो भी मतलब मेंटेन हो जाएगी अच्छे से। सीजी में उतना फोकस मत करो, बट अगर फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत ला सकते हो तो ला लो, क्योंकि वो बाकी जगह पर बेनिफिट कर लेगी थोड़ा बहुत। जैसे मैंने फर्स्ट सेम बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, जिससे मेरी सीजी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं तो यही कहूँगा कि कोडिंग के साथ साथ थोड़ा सीजी पे भी फोकस कर लो, क्योंकि अब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है सीजी लाने के लिए। क्योंकि सब बच्चे है ना पढ़ रहे हैं, जिससे मार्क्स तो लाते हैं, पर जो रिलेटिव होती है वो बढ़ जाती है। पर फर्स्ट और सेकंड सेम में ऐसा था कि रिलेटिव कम जाता था।
इसलिए तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सीजी लाने के लिए। और कोडिंग तो तुम फर्स्ट सेम से ही करना चाहिए, पर मैंने नहीं किया था, मैंने तो थर्ड सेम से चालू की थी, इसलिए मुझे उसमें प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मैं इतना सीरियस नहीं ले रहा था कॉलेज को, पर अब ले रहा हूँ क्योंकि वो आस-पास के बच्चों को देखता हूँ, उनसे लगता है कि ये इतना ला सकते हो, तो मैं भी इनसे इनके बराबर ला सकता हूँ और लाता भी हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीजी ठीक-ठाक लाना चाहिए फर्स्ट सेम से। और सीजी लाने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है, मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा सीजी आ जाए? दोस्त, अच्छे दोस्त बना लो। हाँ, जिससे तुम्हें नोट्स मिल जाए अच्छे खासे। हमारे ग्रुप में तो कृष्णा थे, उनसे नोट्स मिल जाते थे, इसलिए सेकंड सेम में मेहनत की थी, इसलिए सेकंड सेम से रिकवर करना चालू कर दिया था सीजी में। और दोस्त अच्छे होने चाहिए विक्रम ने जैसे बोला, और थोड़ा बहुत तुम क्लास में भी ध्यान दे लोगे तो उससे। एक चीज मैं जो भूल गया था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे आते हैं वो बहुत ज्यादा हब्स में घुस जाते हैं, हब्स वगैरह है, तो मैं कहूँगा एटलीस्ट 1 या 2 हब्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करिए। हर हब्स में पार्टिसिपेट करना मतलब मत करिए, ये आपका डिसएडवांटेज हो जाता है। मेरे लाइफ में हुआ था, मैं हर एक हब्स में पार्टिसिपेट कर चुका था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हर हब्स का मैं मेंबर था और थोड़ा बहुत इसमें पार्टिसिपेट करता था। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे थोड़ा नेगेटिव फील हुआ कि हर हब में पार्टिसिपेट करोगे तो आप हर जगह आपका पूरा आउटपुट दे नहीं पाओगे, टाइम वेस्ट भी होगा। तो इससे अच्छा है कि 1 या 2 हब जो आपको अच्छा लगता हो उस हब में ज्वाइन करिए, और उसके बाद बाकी चीजें और जो कोडिंग है उसमें आप फोकस करिए, हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। मैंने भी फर्स्ट सेम में ज़्यादा ही हब पे ध्यान दे दिया था। और इसमें जो एक इंसान है सिद्धार्थ, इसने हब कोई हब ज्वाइन नहीं किया, बट ये पछता रहा था कुछ देर बाद। एटलीस्ट एक हब ज्वाइन करना चाहिए, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाती है। नहीं, मैंने भी फर्स्ट सेम में थेप्सन ज्वाइन किया था, जिससे मुझे सीखने को तो मिला, पर मेरी सीजी डूब गई थी। तो 7.2 से लेकर 7.5 इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि एक बार माइक्रोसॉफ्ट का जो कट ऑफ गया था ना, माइक्रोसॉफ्ट को बाहर में जो कट ऑफ गया था इंटर्नशिप के लिए, वो 7.2 था, एक बार गया था। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगी 7.5 इज सेफ, मतलब सेफ खेल रहे हो आप। बट 7.0 तक आपको हर मोस्ट ऑफ द कंपनी मिल जाएगी, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बट एज ए सेफ रहने के लिए 7.5 ठीक रहेगा। कोडिंग कहाँ से फॉलो करें? कोडिंग के रिसोर्सेज बता रहा, बाकी तो मैंने। फर्स्ट सेम के लिए जो है ना, अब सी हमें फर्स्ट सेम में सी पढ़ाया जाता है, तो सी के लिए आप ऑनलाइन मतलब देख सकते हो, हाँ खुद से कर सकते हो। क्या है हमारा जो कोड भी थ्योरी है, या फिर एक बुक है, बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेटेस्ट सी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बुक से ना कॉन्सेप्ट आप डेप्थली क्लियर कर सकते हो। क्योंकि एक अभी तो चाहिए नहीं होगा, परंतु कुछ टाइम जब इंटरव्यू वगैरह दोगे तो उसमें भी कभी कभी चाहिए होता है डेप्थ नॉलेज, तो बुक से मिल जाता है। मैंने बुक प्रिफर किया, मुझे याद है मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे इतना अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, पर सेकेंड सेमेस्टर में मैंने बुक में फोकस किया था, तो मेरा मार्क्स बहुत हाई हो गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, C++ में। तो आप थोड़ा यूट्यूब देख सकते हो, डायरेक्ट बुक पढ़ोगे तो अगर आप बिगिनर हो तो डायरेक्ट बुक पढ़ोगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर बिगिनर हो तो थोड़ा आप पहले यूट्यूब वीडियो देखो, जैसे कोड भी तैयारी हो गया, और भी लोग पढ़ाते हैं उनसे तो देख लो, उसके बाद बुक पढ़ लो। एक तो लेटेस्ट सी हो गया, और एक बुक है C++ के लिए, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आप मार्केट में देख सकते हो, 12 जी का बुक से पढ़ सकते हो। आपका ये हो गया कि सी और C++ के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो उसको, मैंने जो बताया कि यूट्यूब से भी देख सकते हो, थोड़ा बुक भी पढ़ सकते हो, आपका जो कंफर्टेबल लगे। उसके बाद आपको मेरे हिसाब से सेकेंड सेमेस्टर के बिगिनिंग से, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के एंड से आपको डीएसए के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब डीएसए के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है अभी के लिए स्ट्राइवर है। स्ट्राइवर का डीएसए शीट है, उसमें 544 क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे से समझाया गया है उसमें, हर एक लेवल के, बेसिक मीडियम हार्ड हर एक लेवल की है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो जाकर लीड कोड पे वगैरह में, और आपको उसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको उसको उसने वीडियो भी बनाया है, उसमें भी आप जाकर सीख सकते हो। तो वो स्ट्राइवर के लिए बहुत, मेरे हिसाब से स्ट्राइवर इज द बेस्ट अभी के हिसाब से, और ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको आप बेनिफिट यूज कर सकते हो। और आपको वेब डेवलपमेंट के लिए मैंने सीखा था इससे, मैंने कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी सीखा था यूडेमी से। यूडेमी में एंजुला यू बोल के एक टीचर है, लंदन की टीचर है, तो वो पढ़ाती है वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट।
उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मैंने उनसे पढ़ा था, मेरा एक दोस्त है विवेक, उसने भी पढ़ा था, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा था, तो उनका मुझे रिव्यू बहुत अच्छा लगा। और वो इंग्लिश में पढ़ाती है, परंतु इंग्लिश समझ में आ जाएगी आपको, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होगी, कंफर्टेबल इंग्लिश है, तो वो बेटर होगा उसके लिए। एंजेला यू फ्रॉम यूडेमी। तो ये सब सेकंड सेम में मैनेज करना उस बच्चे को, और कोई बच्चा अगर सेम से करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते हैं। हमने भी सेकंड सेमेस्टर के बिगिनिंग से नहीं किया था, धीरे धीरे बाद में करना शुरू किया था। तो वेब डेवलपमेंट तो आपको सेकंड सेम में शुरू हो जाएगा, और थर्ड सेम में डीएसए होता है, का, वो थर्ड सेम में होता है। सॉरी सेकंड ईयर में, मैं गलत बोल दिया, अच्छा, सेकंड सेकंड सेम में, ईयर। सेकंड ईयर। तो सेकंड सेम में सी प्लस प्लस होती है, तो उसके साथ क्या करना था, उसके साथ कुछ करना है नहीं करना, डीएसए या वेब डी? तो बोलता हूँ अगर सी प्लस प्लस करो, और अगर थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट देख सकते तो वेब डेवलपमेंट देख लो। उस टाइम शायद ना भी करोगे, और मतलब डीएसए ना करो तो भी चल जाएगा। डीएसए उसके समर में करो, मेरे हिसाब से समर में टाइम है, फर्स्ट ईयर के एंडिंग में जो को समर का टाइम मिलेगा, 2 महीने का छुट्टी मिलेगा, उस टाइम आप डीएसए करो फोकस्ड, और थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट भी देख सकते हो। तो सेकेंड ईयर से आप ये कंटिन्यू कर सकते हो वेब डेवलपमेंट और डीएसए, तो आप बहुत आगे रहोगे, बेनिफिट रहोगे। थर्ड ईयर से करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। थर्ड ईयर जो है ना, आपको हेडेक इसलिए होगा कि थर्ड ईयर के में हमारा इंटर्नशिप शुरू हो जाता है, इंटर्नशिप का इंटरव्यू वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग से, मतलब जुलाई में कॉलेज खुलता है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर भी नहीं, मैं बोलूँगा अक्टूबर तक, कॉलेजेस में इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आते हैं। तो उसके लिए आपको पीरियड नॉलेज होना जरूरी है। उस टाइम अगर पीरियड नॉलेज आपको होगा नहीं तो आपको दिक्कत जरूर होगी। तो इस थर्ड ईयर में आप सेकेंड ईयर तक आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं फुल्ली कंप्लीट कर चुका हूँ डीएसए वगैरह, मतलब एक काइंड ऑफ मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। ये अगर आप सेकेंड ईयर के समर तक कर पाओगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उसके बाद आप थर्ड ईयर में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिस करो, और इंटरव्यूज वगैरह दो, ताकि अच्छी इंटर्नशिप मिले, और अच्छा इंटर्नशिप मिलेगा तो आपको अच्छे प्लेसमेंट भी मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा फर्स्ट ईयर लैंग्वेजेस और वेब डेवलपमेंट में थोड़ा दीजिए, सेकेंड ईयर पूरा पूरा डीएसए और वेब डेवलपमेंट दीजिए, और थर्ड ईयर में आप उसको बहुत और हार्ड, मतलब और अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करिए डीएसए को, और इंटरव्यू वगैरह अच्छे से दीजिए। रेज्यूमे में प्रोजेक्ट कितने होने चाहिए बच्चे के लिए, इंटर्नशिप और देखो अगर आप जेआईआईटी में हो और जेआईआईटी से सिर्फ कैंपस इंटर्नशिप लेना चाहते हो, तो आपका जो ये है रेज्यूमे में, जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो उतना मैटर करता नहीं है। एक या दो इट्स एनफ, और उतना अच्छे खासे लेवल पे होना जरूरी नहीं है। अच्छे मतलब आपको मेन हमारा होता है कि डीएसए राउंड क्लियर करना, फिर इंटरव्यू होता है। ये अच्छा निकल गया तो प्रोजेक्ट उतना मैटर करता नहीं, सिर्फ जेआईआईटी में। अगर आप बाहर जा रहे हो, ऑफ कैंपस जा रहे हो, तो थोड़ा मैटर करता है, प्रोजेक्ट भी आपको वहाँ पर मैटर करता है। ऑन कैंपस बिल्कुल मैटर नहीं कर, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ज़्यादा मैटर नहीं करता है ये है। और एटलीस्ट एक या दो, एट मैक्स 2 इज एनफ। सिर्फ वेब डेवलपमेंट में होना चाहिए प्रोजेक्ट, या फिर किसी और फील्ड में भी होना चाहिए आज की मार्केट के हिसाब से? वेब डेवलपमेंट थोड़ा आसान होगा, क्योंकि आप बिगिनर हो तो उस लेवल में हर जगह ऐप डेवलपमेंट में उसमें शायद नहीं कर पाओगे, कर पाओगे तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं है। बट वेब डेवलपमेंट थोड़ा सेफ माना जाता है कि उसमें अच्छा कंपनी, मतलब ज़्यादा कंपनी से आपको फेवरेबल मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से वेब डेवलपमेंट सही रहेगा फॉर अकॉर्डिंग टू मी, बट आपके अकॉर्डिंग आपको जो सही लगता है कर सकते हो। और ए आई एम एल आजकल बहुत आ रहा है। AIML, यार मैं बोलना चाहूँगा तो मैंने उसका सिलेबस देखा है, बोलना चाहूँगी कि उसका सिलेबस, अगर आपको अच्छा मैथ्स आता है तो आप कर ले लो। AIML बहुत अच्छा है, उसका स्कोप भी अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगा। बट आपका अगर मैथ्स अच्छा नहीं है तो टच भी मत करो, क्योंकि मैथ्स उसमें बहुत हाई लेवल की पूछा जा रहा है, अच्छे से, मतलब अच्छा आना चाहिए मैथ्स AIML में। तो बहुत ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉलेज में बच्चे नए नए आते हैं, तो उन्हें रिलेशनशिप चाहिए होता है। सब बच्चों को मतलब दूसरों को देख देख के, या तो क्योंकि नोएडा एक तो ऐसी सब रिच बच्चे फैमिली से आते हैं और दूसरे लोगों को देखते हैं साथ में, तो एकदम अंदर से उन्हें लोनली फील होता है, या फिर जो भी है, तो रिलेशनशिप की तरफ भागते हैं, मतलब कि उन्हें भी चाहिए होता है। इसलिए मैं इसमें, मेरा एक्सपर्टीज है, मैं बताना चाहूँगा है, आप है तो है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, कॉलेज में रिलेशनशिप मेटा, मतलब आप आ सकते हो, मैं अब नहीं आया था, ये आपके ऊपर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट रिलेशनशिप पता है तब तक अच्छा है जब तक आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है आपके डे टू डे लाइफ में। आपके कॉलेज में अगर इफेक्ट नहीं कर रहा है तो अच्छी है। बहुत सारे मैंने फ्रेंड्स को देखा है जिनको रिलेशनशिप आने के बाद वो एक साथ पढ़ते हैं, पढ़ के और अच्छे ग्रो कर रहे हैं। बट कुछ लोग को ऐसा भी देखा है कि रिलेशनशिप आने के बाद डाउनफॉल भी हो गया है, उसमें उलझ कर रह गया है। तो आपको अगर अगर रिलेशनशिप में भी आना है तो इंजॉयमेंट के लिए मत जाओ,
कि हाँ यार एंजॉय करूंगा, वो सिटी कल्चर जो देखा था मैंने मोबाइल में फोन में, वो उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, इसलिए मत कहो रिलेशनशिप। इसलिए करोगे तो फिर आपको उसका इफेक्ट आपका सीजी वगैरह में, आपका कोडिंग में दिखेगा कि नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा। बट आपको अगर अच्छा कोई हमसफर मिल जाता है जो आपको समझ सकता है, आपसे आपके साथ पढ़ सकता है, इन द सेंस आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, ना कि डाउन करने में योगदान दे रहा हो, तो उसमें आपको हेल्पफुल होगा। उस टाइप की रिलेशनशिप अगर मिल रहा है आपको तो ऑलवेज गो फॉर इट। अगर नहीं, उसे नहीं मिल रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो मत जाओ। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, बट ये मेन रीजन है। इफ द गर्ल इज हेल्पिंग यू, गो फॉर इट, नॉट अ प्रॉब्लम। रिलेशनशिप इज मतलब ह्यूमन का नेचर है, ठीक है। बट अगर आपको नेगेटिव खींच रहा है, डाउन कर रहा है, डोंट गो फॉर इट। टाइम है उसके लिए, बाद में कहो कि शायद आपके लिए अभी ये टाइम सही नहीं हो, और ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। बस स्पोर्ट्स वगैरह कैसे जीपी में? स्पोर्ट हमारे कॉलेज में उतना अच्छा कल्चर नहीं है स्पोर्ट का, ये मैं बोलना चाहूंगा। एक क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड भी वही है, बास्केटबॉल ग्राउंड भी वही है, फुटबॉल ग्राउंड भी वही है, बैडमिंटन ग्राउंड भी वही है, सब एक ही ग्राउंड में है। आई थिंक बहुत छोटा एरिया है, ज्यादा एरिया नहीं है, और उसमें आप अब मतलब आप बोल सकते हो कि नेग्लिजिबल, ना के बराबर है स्पोर्ट कल्चर हमारे यहाँ पर। खेलते हैं बच्चे, ऐसा नहीं नहीं खेलते वगैरह, बट उतना अच्छा ग्राउंड फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है। जेपी में सिर्फ पढ़ाई होती है? हाँ 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 हाँ, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो और बाहर पार्टिसिपेट कर रहे हो, अंदर नहीं, कॉलेज के बाहर आउट। पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो कुछ अच्छे अच्छे इवेंट्स में, तो आप कर सकते हो। बाकी फेस्ट के लिए देख के आ रहे हो, मैं लिटरली फेस्ट वगैरह देख के नहीं आया था, तो मुझे उतना मैटर नहीं कर रहा, बट कुछ बहुत लोगों को मैटर करता है फेस्ट, बहुत लोगों को अच्छा लगता है फेस्ट वगैरह अच्छा होना वगैरह। तो उस मामले में फेस्ट हमारी कॉलेज की अच्छा नहीं है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अच्छी नहीं है फेस्ट वगैरह। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कॉलेजेस में सुना है बहुत अच्छे लेवल के फेस्ट होते हैं, अच्छे लोग आते हैं, अच्छे गेस्ट आते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। बच्चे अच्छे आते हैं परंतु बिगड़ भी जाते हैं, क्योंकि उसको आज़ादी मिल जाती है ना, कॉलेज का कल्चर है, मम्मी पापा है नहीं, देख कोई नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा है, तो बिगड़ने का चांस भी बढ़ जाता है। तो वो आपको कंट्रोल करना है खुद के ऊपर। तो और बाकी हैकाथॉन्स कॉम्पिटिशन्स जो कि मतलब स्किल्स वाली चीज़ें वो जेपी में कंडक्ट होती हैं? हैकाथॉन कॉलेज में, हमारे कॉलेज में 2 या 3 होते हैं पर ईयर, 2-3 होते हैं हैकाथॉन, बट मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। आप बाहर पार्टिसिपेट करो, बाहर बहुत सारे मैंने कहा था ना, अपॉर्चुनिटी हमारे पे बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। दिल्ली एनसीआर एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको, नॉट फॉर मतलब एमयूएन वगैरह, डेबिटिंग वगैरह, इसके लिए भी नहीं, आपका कोडिंग के लिए भी आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। बहुत सारे हैकाथॉन होते रहते हैं हमारे कॉलेज में, होते हैं साल में 2 या 3 होते रहते हैं, परंतु उससे अच्छा बाहर भी हो रहे हैं, आप वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि कॉलेज के लिए आप बैठे रहो, आप बाहर भी जा सकते हो, बाहर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी है।